हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं अ प्रूफ फॉर द फैक्ट कि पाई जो है वो इरेशनल होता है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस वीडियो मैं सारे स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि क्यों आज इस वीडियो पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तो जब भी मैं क्लास 9 या 10 में जाता हूं पढ़ाने के लिए, वहाँ पे जब मैं उन बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि भाई ये बताना कि आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि पाई जो है वो इरेशनल है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। तो जितने भी बच्चों तुम लोग ये बोल रहे हो कि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, तो तुम लोगों से मेरा बस एक सवाल है कि आपको कैसे पता कि कोई चीज, एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रेकरिंग है? हाउ कैन यू से दिस? तुम कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है। तो बच्चे वहां पे क्या बोलते हैं कि सर वेट, सुपर कंप्यूटर्स ने पाई का वैल्यू जो है कैलकुलेट करा है एंड पाई का जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने कैलकुलेट करा है वहां तक तो सर नॉन टर्मिनेटिंग ही मिला और कुछ भी रेकर करता हुआ नहीं मिला। तो अगेन ये भी जो स्टेटमेंट है इसमें मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? कि सुपर कंप्यूटर्स ने जितने भी डिजिट्स तक पाई को कैलकुलेट किया है वो इनफाइनाइटली मैनी नहीं है। तो अगर मैं सुपर कंप्यूटर और 200 साल चला लूं तो मुझे और डिजिट्स मिलेंगे। तो हाउ कैन आई बी श्योर कि अभी तक मेरे को नहीं मिला है टर्मिनेटिंग, अभी तक मुझे रेकरिंग नहीं मिला है, तो 200 साल और चलाने के बाद भी नहीं मिलेगा? तो यहां पे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर 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 वेट 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 वेट, पाई जो है वो इरेशनल है और हम लोगों ने सीखा है कि हर इरेशनल नंबर एनटीएनआर होता है। तो ये बात तो सही है कि हर इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होगा। बट क्या तुम एक लूप में नहीं फंस गए? तुम लोगों ने पहले बोला कि इरेशनल है हेंस एनटीएनआर है, अब तुम एनटीएनआर का सपोर्ट लेके बोल रहे हो कि इरेशनल है। तो ऐसे तो नहीं चलता है। अगेन कुछ ऐसे जगह है जहां पे मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाई जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है। हाउएवर पाई जो है वो इरेशनल है लेकिन 22/7 रैशनल है। भाई बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत ही बड़ा मिस्टेक। आप अगर एक ही नंबर को दो फॉर्म में लिख रहे हो तो एक फॉर्म इरेशनल और दूसरा फॉर्म रैशनल कैसे हो सकता है? इन फैक्ट जो सच्चाई है वो ये है कि पाई का जब वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कुछ 3.14159 ऐसे 265 इस टाइप का एक नंबर मिलेगा जो कि चले जा रहा है। एंड 22/7 जो है वो 3.142857 रेकरिंग है। तो ये दोनों नंबर किसी भी हालत से सेम नहीं है। हाउ एवर टू मेक कैलकुलेशंस इजी, हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है टेक 22/7 एज पाई और टेक पाई एज 22/7, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। मैथमेटिकली पाई और 22/7 जो नंबर्स हैं ये दोनों काफी ही डिफरेंट नंबर्स हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम लोग पाई और 22/7 को सेम मान के कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 22/7 लगाने से आंसर जितना आ रहा है, पाई लगाने से आंसर उसके आसपास आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? सो दीज टू नंबर्स आर इन फैक्ट वेरी वेरी डिफरेंट, यानी कि पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7। इन फैक्ट अगर तुम लोग थोड़ा सा और गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पाई में 3.14 के बाद 1 आता है और यहां पे 14 के बाद 2 आता है, यानी कि पाई इन फैक्ट 22/7 से छोटी होती है। पाई जो है वो 22/7 से भी
छोटी होती है। समझ में आया? तो आज का हमारा वीडियो का मोटिव यह है कि हम लोग एक प्रूफ जानने वाले हैं जो कंक्लूसिवली प्रूफ कर देगा इस स्टेटमेंट को कि पाई इरेशनल क्यों है। ये जो मैं तुम लोगों को प्रूफ देने जा रहा हूं, ये प्रूफ जो है पब्लिश किया गया था इवान नेवन द्वारा इन हिज पेपर कॉल्ड अ सिंपल प्रूफ दैट पाई इज इरेशनल, एंड दिस पेपर वाज एक्चुअली पब्लिश्ड इन 1947। ये वाला जो पेपर है, इस पेपर में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या मैथमेटिक्स किया हुआ है, आज उसका खुलासा करने वाले हैं हम लोग। अगेन कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि दिस इज नॉट द ओनली प्रूफ और फर्स्ट प्रूफ कि पाई जो था इरेशनल था। इससे पहले भी प्रूफ्स आए हुए हैं। हाउएवर ये जो प्रूफ आज मैं कराने वाला हूं, इसमें हम लोग वही मैथमेटिकल टूल्स यूज करने वाले हैं जो कि एक 11th या 12th के बच्चे को अच्छे से आता है। ठीक है? सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 9th और 10th, इफ यू डू नॉट नो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, डोंट वरी, आज से 1 साल या 2 साल बाद जब तुम ये सारे टूल्स सीख लो, वापस से आना इस वीडियो को और देखना कि क्या प्रूफ था। ठीक है? सो लेट अस बिगिन। सो हम लोग जैसे क्लास 10th में प्रूफ करते थे ना कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो हम लोग कैसे प्रूफ करते थे कि लेट √2 बी इक्वल्स टू a अपॉन b, वेर a एंड b आर फाइनाइट इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग अपना मैथमेटिक्स के लिए a और b को कोप्राइम भी कर देते थे, एंड फिर उससे हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखते थे जो कि बाद में हम बोलते थे दिस स्टेटमेंट मेक्स नो सेंस। अब ये स्टेटमेंट तो तभी ट्रू होगा अगर हमारा अजम्पशन करेक्ट होता तो, और अगर यही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी कि हमारा अजम्पशन भी रॉन्ग है। तो उसी से बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम लोग प्रूफ किया करते थे कि √2 इज इंडीड इरेशनल। तो आज के वीडियो में भी हम लोग जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही देखने वाले हैं। हाउएवर ये जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलस का यूज है, थोड़ा बहुत बाइनोमियल थ्योरम का यूज है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है, सारा का सारा राज का खुलासा किया जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट पाई इज इरेशनल बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इटसेल्फ, है ना। एंड आ जाता है हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट, assumption, let pi be equals to a upon b where a and b are positive numbers। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स रादर। तो अगर हम किसी भी नंबर को इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, देन वो जो नंबर होगा वो रैशनल हो जाएगा। तो हम लोग प्रूफ तो ये करने वाले हैं कि पाई रैशनल होता है, बट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि मान लो कि पाई रैशनल है। मान लिया कि पाई रैशनल है। पाई रैशनल मानने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली हम लोगों ने बोल दिया कि पाई इज सम इंटीजर अपॉन सम अदर इंटीजर। अब ये दोनों इंटीजर्स को मैंने z प्लस ले लिया, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया। अब ये हमारा अजम्पशन है, इस अजम्पशन के थ्रू हम लोग कुछ कुछ चीज को ट्रू बोलने वाले हैं, एंड फाइनली एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा जो कि ऑन द फेस ऑफ इट गलत हो जाने वाला है, एंड फिर हम लोग वहां से बोलने वाले हैं कि हमारा अजम्पशन ही जो था वो फॉल्स था। स्टार्ट करें वीडियो? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना अजम्पशन ले लिया है, और अजम्पशन लेने के बाद हम एक इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। हम एक नया फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं यूजिंग द फाइनाइट a एंड b, जिसका रेशियो हमें पाई देता था। हम बोल रहे हैं कि अगर पाई सम इंटीजर बाई सम अदर इंटीजर है, बोथ आर फाइनाइट इंटीजर्स, तो वो दोनों इंटीजर्स को यूज करके मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है x टू द पावर n इंटू a माइनस बी एक्स होल टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ऐसा करके एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब बिफोर गोइंग टू द प्रूफ इटसेल्फ, हमें सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस फंक्शन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं
कि भाई ये फंक्शन जो है ये कैसा बिहेव करता है। तो पहले तो आप समझो कि यार ये जो फंक्शन मैंने लिया है इसमें मेन वेरिएबल तो मेरा x ही है, x इज सर्विंग एज माय मेन वेरिएबल। a and b are the constants which were used to make pi. Pi is a upon b. And ये जो n है ये कोई फिक्स्ड नंबर है, ये n कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 10, 200 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सारे प्रॉपर्टीज सीखने से पहले अपन लोग n इक्वल्स टू 5 लेके एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन दिखता कैसा है। ये फंक्शन दिखता कैसा है? क्या आप सब लोगों को ये चीज दिख रही है कि ये जो फंक्शन है ये टेक्निकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इसके n रिपीटेड जीरोस हैं एट x इक्वल्स टू 0 एंड n रिपीटेड जीरोस है at x equals to a upon b। सर रिपीटेड जीरोस का मतलब क्या होता है? n टाइम्स x का फैक्टर आएगा, n टाइम्स a माइनस बी एक्स का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के टेक्निकली ये देखो 2n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो इसके 2n जीरोस आएंगे। उन 2n जीरोस में से n जीरोस जीरो होने वाले हैं, रिपीटेड जीरोस, एंड n जीरोस a अपॉन b होने वाला है, रिपीटेड जीरोस। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं n इक्वल्स टू 5 लेके देखता हूं कि ये पॉलिनोमियल एक्चुअली में दिखता कैसा है। क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मैंने n को 5 के बराबर ले लिया तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो समथिंग इंटू x5 प्लस समथिंग इंटू x6 प्लस समथिंग इंटू x7 प्लस समथिंग एल्स इंटू x8 प्लस समथिंग इंटू x9 प्लस समथिंग इंटू x10 ऐसा दिखेगा। सर इसका क्या रीजन है? हमारा पॉलिनोमियल ऐसा क्यों दिख रहा है? x4 x क्यूब x स्क्वायर x, ये सारे टर्म्स कहां चले गए? कांस्टेंट टर्म कहां चला गया? तो भाई देख, अगर तूने a माइनस बी होल टू द पावर 5 को खोल दिया तो एक क्विंटिक ऑर्डर यानी कि 5th ऑर्डर का पॉलिनोमियल आएगा जिसमें सारे टर्म्स रहेंगे। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x टू द पावर 5 के साथ, तो सारे टर्म्स x टू द पावर 5 से शिफ्ट हो जा रहे हैं एंड दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल दैट यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब ध्यान से देखो, पहला वाला चीज हमें क्या बोलता है? पहला वाला प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि आप अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, डॉट 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 n माइनस 1th डेरिवेटिव, एंड उनको इवेल्युएट करो 0 पे, तो आंसर आपको हमेशा 0 आने वाला है। चलो चेक करके देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है भाई, अगर ये मेरा fx है, क्या आप सबको दिख रहा है कि मेरा f डैश x जो होगा, ध्यान से देखना, मेरा जो f डैश x होगा वो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करके समथिंग इंटू x4 आने वाला है, प्लस समथिंग इंटू x5 आने वाला है इसका डिफरेंशिएशन, प्लस समथिंग इंटू x6 आने वाला है, ऐसे कर करके समथिंग इंटू x9 तक आएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक कर लो 0 पे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे चेक करा तो देखो आंसर 0 आ रहा है क्या? सिमिलरली अगर मैं सेकेंड बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आपको दिख रहा है? अगेन समथिंग इंटू एक्स क्यूब आएगा, प्लस समथिंग इंटू x4 आएगा, प्लस समथिंग इंटू x5 आएगा, और ऐसे कर करके समथिंग इंटू x8 तक जाने वाला है। क्या आपको यह भी दिख रहा है? क्या आप वापस से x के अंदर 0 डाल के देख पा रहे हो कि वापस से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 0 होने वाला है? इन फैक्ट अगर आपने तीसरा डेरिवेटिव किया तो भी आपका एक्स स्क्वायर से शुरू होके आपको मिल जाएगा x7 तक। f 4 बार डिफरेंशिएट किया तो अगेन समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे कर करके समथिंग इंटू x6 मिलेगा।
एंड अब जब मैं पांचवी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कर रहा हूं, देन यू विल अप्रिशिएट कि मेरे को जो है इस टाइप का कोई एक चीज मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, अगर मेरा n 5 है तो 4 बार डिफरेंशिएट करके x में 0 डालने से 0 आता है। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि एवरी टाइम मैं जब डिफरेंशिएट करता हूं पॉलिनोमियल को तो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 से कम हो जाएगी। इनफैक्ट ऑल पावर्स 1 से कम हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको 4 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सोचो 10th ऑर्डर का पॉलिनोमियल था ये जो था ये 10th ऑर्डर का पॉलिनोमियल था, लेकिन स्टार्ट हो रहा था x5 से। तो जब मैं इसको 4 बार डिफरेंशिएट करूंगा इस x5 का कट पिट के x तक आ जाएगा, एंड बाकी सारे हायर पावर्स ऑफ x एटलीस्ट एक x तो रखेंगे ही। तो जब मैं 0 पे इवैल्यूएट करूंगा ये सारे के सारे f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, f क्वाड्रुपल डैश, ये सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे ये x इक्वल टू 0 पे 0 देंगे। हाउएवर समझो कि 5th टाइम डिफरेंशिएट करने से क्या हो रहा है, जब मैं इसी फंक्शन को 5th टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये जो x5 है ये इसका अस्तित्व खत्म होके सिर्फ ये जो डब्बा है इसके साथ 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई होके यहां पे कुछ आया होगा, विच इज नॉन जीरो। तो समझने की कोशिश करो, अब अगर x में तुम 0 डालते हो तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बट this thing will be a non-zero constant, and which is exactly what this thing is saying कि अगर तुम्हारा nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो n-1 टाइम्स तक डिफरेंशिएट करोगे तो हर एक टर्म में एटलीस्ट एक x रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? एंड अब x इक्वल टू 0 डालोगे तो आंसर तुमको 0 मिलने वाला है। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 1। ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाद हम लोग पहले तो 3 पे जाते हैं भाई। 1 के बाद हम लोग पहले तो 3 पे जाते हैं। अब खुद सोच के बताओ कि अगर तुम ये पॉलिनोमियल को 10 बार डिफरेंशिएट कर दो, कितने बार? 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया। 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करने से f(x) इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ जाने वाला है। सर क्या रीजन है? अरे भाई 10 बार डिफरेंशिएट करने तक तो ये मर जाएगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, वो भी मरेगा। ये जो है ये 10 बार सर्वाइव कर गया, लेकिन x10 अब x⁻0 यानी कि कांस्टेंट हो गया। एंड जब आप f10 ऑफ x निकालोगे, ये जो कोफिशिएंट था वो इंटू 10 9 8 7 6 5 ऐसे करके एक लास्ट में कांस्टेंट बचेगा। सो 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट आ रहा है। अब 10 टाइम्स से ज्यादा अगर डिफरेंशिएट कर दिया भाई, 10 टाइम्स से ज्यादा अगर डिफरेंशिएट कर दिया तब तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल स्वाहा हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल स्वाहा हो जाएगा। एंड यही जो चीज मैं तुम लोगों को एग्जांपल देके बता रहा हूं, ये एक्चुअली n के लिए भी हो रहा है। तुम अगर खुद से सोचो, ये एक 2n ऑर्डर की पॉलिनोमियल है, तुम इसको 2n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड 2n से ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट कर लोगे तब तो 0 हो जाने वाला है। खुद सोचो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो गया। तो ये वही बोल रहा है कि f फंक्शन को मोर देन 2n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो कोई भी x रखो, आंसर 0 ही आने वाला है, 0 ही आंसर आने वाला है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? पॉइंट नंबर 3 क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि सर अगर मेरा nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, सॉरी 2nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, स्टार्ट nth ऑर्डर से हो रहा है कि x⁻n, x⁻n+1, x⁻n+2 डॉट 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 x⁻2n। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं बट n से 2n के बीच में, तो क्या होने वाला है? तो यही एग्जांपल देखो, n को ले लो 5, क्या ले लिया? n को 5 ले लिया, n को ले लिया 5। अब खुद सोचो,
ये जो कोफिशिएंट होता, ये कोफिशिएंट एक इंटीजर होता अगर यहां n फैक्टोरियल नहीं होती। इफ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन देयर विदाउट n फैक्टोरियल, then since a and b are integers, then all the coefficients would naturally have been integers. But because of this n factorial, those integers are getting divided by n factorial, and these things may or may not be integers themselves. But क्या अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या रीजन होगा कि ये इंटीजर नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई क्योंकि सर आपने n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब वो अगर n फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जा रहा है तब तो इंटीजर हो जाएगा, बट n फैक्टोरियल अगर नहीं कट पा रहा है पूरा पूरा तब तो सर ये तो फ्रैक्शन ही रहेगा। बट आप समझने की कोशिश करो, ये जो भी नंबर था ना, ये जो भी नंबर था, जब आपने डिफरेंशिएट किया यहां पे वही नंबर इंटू एक 5 आया होगा। समझने की कोशिश करो, ये नंबर इंटू एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया तो 5x4 आया। अब वापस से जब डिफरेंशिएट किया तो ऐसा तो था ही, ये 4 लपक के आएगा तो एक इंटू 4 वापस से हो जाएगा। जब वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा। 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू वो जो ओरिजिनली था, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ओरिजिनली जो था। समझ में आ रहा है? और ये भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 इंटू जो कोफिशिएंट पहले था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो जब तुम इसका कोफिशिएंट निकाल रहे हो, यहां पे भी 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स न्यूमरेटर में होंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहां पे आया होगा। ठीक है, सॉरी 6 5 4 3 2, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। यहां पे भी 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए होंगे। अब मजेदार बात क्या है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमेशा 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाते हैं। 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, यानी कि हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। वो चीज यूज हो रही है। तो अब समझने का ट्राई करो कि जब तुम 5th टाइम डेरिवेटिव ले चुके हो तो यहां पे इस नंबर के अंदर एक 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में था। सर ये 5 फैक्टोरियल कैसा है? अरे हम लोगों ने n को 5 लिया है ना, तो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो गया। तो भाई ये जब तुम 5 बार डिफरेंशिएट कर लोगे ना इस फंक्शन को, तो ऊपर में 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ चुके हैं जो कि इससे कट जाएंगे एंड रिमेनिंग आइटम इंटीजर बन जाएगा। यानी कि अब अगर तुम f5 ऑफ 0 निकालते हो तो बाकी सब तो 0 हो गए भाई, बाकी सब तो 0 हो गए। ये इंटीजर बन गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजेदार। इनफैक्ट अगर तुम 6th डेरिवेटिव लेते हो ये तो स्वाहा हो जाएगा, यानी कि 0। और यहां पे जो चीज बनेगी, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, अरे बाबा ये x का डिफरेंशिएशन, अरे भाई x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहां पे भी तुम्हें जो है इंटू एक्स टाइप का, इस टाइप का चीज आएगा। भाई ये जो चीज है उसको 6 बार डिफरेंशिएट करने से आ रहा है फंक्शन को। तो भाई यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होने वाले हैं। एंड ये जो ओरिजिनली n फैक्टोरियल था, ये तो 5 फैक्टोरियल था, तो 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड कर लेगा, 5 फैक्टोरियल तो आराम से डिवाइड कर लेगा, फिर से इंटीजर हो जाएगा, फिर से जो है ये इंटीजर हो जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं n से लेके 2n के बीच में
n से लेके 2n के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूं और x के अंदर 0 डाल रहा हूं, then at all points of time I should get an integer. At all points of time I should get an integer. जिन लोगों को भी ये चीज बहुत टफ लग रही है कि सर ये आप जो बोले वो मतलब ठीक है बट इतना नहीं आया, तो भाई ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा तुमने देख लिया और मजा आ गया। नहीं, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, एन को 5 4 3 जो सेट करना है सेट करो, चेक करो हो रहा है कि नहीं। एंड ये जो मैंने चीज किया ना, ये इसका प्रूफ नहीं है, ये तो मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। बट क्या होता है ना कि जब हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं तो इनको देखना बहुत कष्टदायक होता है। बट वंस तुमने कोई नंबर डाल दिया ना, तुम इस चीज का प्रूफ बहुत आराम से निकाल पाओगे एंड तब तुमको फीलिंग आएगी कि भाई मैं तो इसको फॉर ऑल एन प्रूफ कर सकता हूं, मैं इसको फॉर ऑल एन प्रूफ कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग पेन उठाओ और देखो कि पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 सही हो रहे हैं या नहीं सही हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यस, काफी मजेदार। सर 3 पॉइंट्स तो चमक गए, सर 3 पॉइंट्स तो चमक गए, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, ये चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है। तो चौथा पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा मेरे को जो है एक एडिशनल पेज चाहिए। और भाई ये देखो यहां पे मैं तुम लोगों को बताता हूं वो चौथा पॉइंट एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। हमारा fx क्या है, fx इज x टू द पावर n इंटू a माइनस bx होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये हमारा fx है, ये हमारा fx है भाई। अब इस fx में एक बहुत ही मजेदार चीज छुपी हुई है, बहुत ही मजेदार चीज छुपी हुई है। ये fx का एक हिडन प्रॉपर्टी है कि f ऑफ a बाई बी माइनस एक्स अगर तुम निकालते हो तो इसका आंसर भी f ऑफ x आ जाता है। चलो पहले तो प्रूफ करते हैं कि क्यों हो रहा है, पहले तो प्रूफ करते हैं कि क्यों हो रहा है। तो देखो f ऑफ a अपॉन बी माइनस एक्स का मीनिंग क्या है, f ऑफ a अपॉन बी माइनस एक्स का मीनिंग है जहां जहां x है वहां वहां हम लोग को a अपॉन बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना होगा। करो तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस एक्स टू दी पावर n। देखो जहां जहां x है ना वहां वहां हम लोग ये वाली चीज रखेंगे। बहुत सिंपल है फंक्शंस का, x की जगह x, अगर 1 रखता हूं तो जहां जहां x है वहां वहां 1, 1 की जगह ये रख रहा हूं तो जहां जहां x है वहां वहां ये वाली चीज आएगी, इंटू a माइनस बी टाइम्स x के जगह, इस x के जगह मैं लिख रहा हूं a अपॉन बी माइनस एक्स होल टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। आ जाओ भाई, ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n, ये एक तो b रहेगा। अब अगर ध्यान से देखो ये b कैंसिल हो रहा है, a माइनस ए तो 0 हो गया और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो bx होल टू दी पावर n आ जाएगा बाई n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको अगर तुम खोलते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा bn इंटू एक्सएन, ये और ये कैंसिल हुआ एंड देखो इसको रीअरेंज करके लिख लो, वापस से जो है हमें वही चीज मिल जाएगी जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया भाई, इससे हमें यह मिला है कि फंक्शन ऑफ a बाई बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूछे ना कि सर ये सारी चीजें दिख कैसे रही है कि ये इसके बराबर होगा, ये आपको पता कैसे चल रहा है, तो अभी जस्ट इसके बाद ना इस चीज का हम लोग जो है ग्राफ बनाने वाला है। तो जब ग्राफ बनाएंगे ना अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये जो ग्राफ था उसी को देख के हम बोल सकते हैं कि ये वाली चीज हो रही होगी। अभी तो मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, बाकी हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाली चीज हम डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये वाली चीज डायरेक्टली उसके ग्राफ से देख के बोल सकते हैं। अब देखो वंस वी हैव गॉटन दिस, तो ये तो परम सत्य है, ये तो इसके लिए आइडेंटिटी जैसा बिहेव कर रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स काम करेगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है।
तो यहां पे डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ए अपॉन बी माइनस एक्स, यहां पे आ जाएगा एक -1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ध्यान से देखो भाई, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश आएगा, और फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन -1 आया। तो यानी कि थोड़ा अगर तुम बुद्धि लगाओ, इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूं, एफ डैश ए अपॉन बी माइनस एक्स विल बी माइनस, अच्छा ये एफ डैश होगा, माइनस एफ डैश एक्स, माइनस एफ डैश एक्स। अब अगर तुम थोड़ा और बुद्धि लगाओ, डबल डिफरेंशिएट जब करोगे तो एक और माइनस साइन आएगा, वो माइनस साइन इस माइनस साइन को फिटूस कर देगा और तुम्हें ये आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, समझ में आ रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, देखो तुम्हें वापस से माइनस साइन मिल जाएगा, तुम्हें वापस से माइनस साइन मिल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो तुम देखना वापस से जो माइनस साइन है वो जा चुकी है। समझ में आया? जा चुकी है, बस खत्म हो गया प्रूफ। अब सिंस ये सारी चीजें सच्चाई है, सिंस ये सारी चीजें सच्चाई है, तो अगर तुम x के अंदर 0 डालते हो तो तुम अगर x के अंदर 0 डालोगे तो f डैश a अपॉन b आ जाएगा माइनस f0, सॉरी माइनस f डैश 0। इफ यू पुट 0 ओवर हियर you will be getting f double dash a upon b is f0, sorry f double dash 0, and again if you put 0 here and here, then you can very easily see that all these entities f dash a upon b is minus f dash 0. This is minus f dash 0. This thing will become f double dash 0. This will become minus f triple dash 0. This will become f 4 times differentiation after that 0. Sorry, this is r, right? So r लिखेंगे यहाँ पे, f को r बार, ठीक है। तो प्लस या माइनस साइन देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, प्लस या माइनस साइन देखना पड़ेगा। देखो 3 है तो माइनस है, यानी कि ऑड पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ऑड है तो माइनस आएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं -1 टू द पावर r इंटू एफ, 3 का 3 आ रहा है तो r टाइम्स 0, ठीक है। बट मजे की बात क्या पता है, ये 3 स्टेटमेंट्स पढ़ो, ये तीनों स्टेटमेंट्स में ये लिखा है कि f को जितने बार भी डिफरेंशिएट करो और 0 डालो तो आंसर या तो 0 आएगा या तो इंटीजर आएगा। यानी टेक्निकली f को जितने बार भी डिफरेंशिएट करना है करो, अगर उसके बाद हम 0 डाल रहे हैं तो आंसर इंटीजर ही आना है। अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो भाई ये वाली चीज भी इंटीजर हो गई, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, ये सारे के सारे चीज जो है ये क्या हो गए, इंटीजर, इंटीजर। And this we have now conclusively proven कि these 4 points are properties of this function, are properties of this function. In fact अब जो है मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, और ग्राफ बनाने के बाद तुम्हें बहुत आसानी से ये वाला पॉइंट दिख जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो दिख जाएगा। तो चलो जल्दी से जो है इसका ग्राफ बनाते हैं, trying to make sense of the graph of this, ठीक है। तो यार देखो काफी मजा आया मेरे को इसका ग्राफ बनाने में, ठीक है, तो आप भी सीखो कैसे बनाते हैं। बिफोर मेकिंग द ग्राफ ऑफ दिस ना, वी विल फर्स्ट मेक द ग्राफ ऑफ दिस, y इक्वल्स टू x इंटू a माइनस बी एक्स। इस चीज का ग्राफ बनाते हैं। सर क्यों? क्योंकि हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू, हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू यहां से यहां तक जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो लेट अस बिगिन। ये जो ग्राफ है ये तो बहुत ही सिंपल भाई, ये जो ग्राफ है ये तो बहुत ही सिंपल भाई। इसका एक 0 तो 0 पे होगा, और एक 0 कहां पे होगा भाई, और दूसरा 0 होगा a अपॉन बी। बट अगर तुम्हें याद हो तो a और b को हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स माना था, एंड टेक्निकली ये a अपॉन बी जो है ना यही हमारा पाई है, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन यही अपना पाई है। एंड इस क्वाड्रेटिक में
जो ये है कर्वेचर है वो कनकेव डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक नेगेटिव नंबर होने वाला है। समझ में आ रहा है ना, बी एंड ए आर पॉजिटिव, तो माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर विल हैव अ नेगेटिव कोफिशिएंट फॉर एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा होने वाला है। आई होप एवरीवन अग्रीज टू दिस। आई होप एवरीवन अग्रीज टू दिस। यानी मजेदार चीज क्या है भाई, कि जो फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, ये जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक नॉन नेगेटिव है भाई। जीरो और पाई, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू पाई पे तो जीरो हो रहा है, बाकी जीरो से लेके पाई ओपन ब्रैकेट्स में ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। मजा आ गया। अब जो है इससे हम लोग ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं y इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स होल टू द पावर n, वेर n इन इट सेल्फ इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n के अंदर हमने 1 डाल दिया तो वापस यही आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा। लेकिन अगर हम n के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कुछ डाल रहे हैं, तो क्या आप सबको दिख रहा है? अच्छा, आप सबको ये चीज पता है कि ये अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ है, यानी कि ये पैराबोलिक ग्राफ है, तो ये अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि a अपॉन 2b, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक खा रहा होगा। अगर ये 0 है, ये 10 है सपोज, अब हमें तो पता है कि 3 पॉइंट समथिंग है, बट 10 पकड़ो, तो 0 और 10 है, तो 5 के अप्रॉक 5 के अबाउट, x इक्वल्स टू 5 के अबाउट घूमना चाहिए ये ग्राफ, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। अब खुद सोचो, तुम इस ग्राफ को टू दी पावर ऑफ n तक, टू दी पावर ऑफ n तक रेस कर रहे हो, तो मैं सिर्फ 0 से लेके पाई तक देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, यानी कि 0 से लेके a अपॉन b तक देखना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है। तो देखो, ये वाला चीज पे तुम कुछ एक पॉजिटिव पावर डाल रहे हो, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 1, क्योंकि 1 डालेंगे तो यही ग्राफ बनेगा। 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ डाल रहे हो, तो ग्राफ का जो है नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब मैं अगर तुम्हें समझाना चाहूं ना, मैं अगर तुम्हें समझाना चाहूं, तो जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ऐसा होता, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, ये ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस बी टू द पावर एक्स। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 0 से लेके किसी एक नंबर लेटस से p तक, 0 से लेके p तक मेरा जो ब्लू वाला ग्राफ था, यानी जो ओरिजिनल ग्राफ था, वो 0 और 1 के बीच में था। उस नंबर को अगर तुमने टू दी पावर समथिंग मोर देन 1 कर दिया तो मैग्नीट्यूड वाइज घट जाएगा, एंड यही हो रहा है। उसके बाद जैसे ही मेरा ब्लू कर्व 1 से ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, 1 से ज्यादा पे अगर तुमने मोर देन 1 पावर डाल दिया तो उठ गया, फिर ऐसा आया। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ये व्हाइट वाला ग्राफ है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। दिस ग्राफ इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू x इंटू ए माइनस बी एक्स होल टू दी पावर n, यानी कि n दोनों जगह डाल दो या ऐसे ही लिख लो, चलो, होल टू दी पावर n। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तो ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी थी ना कि इसी को हम लोग fx बुला रहे थे, और हम बोल रहे थे कि f ऑफ a अपॉन b माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू fx, वो तुम्हें इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को x बुलाऊं, तो ये जो व्हाइट वाली कर्व है ये x पे जितना रिजल्ट दे रही है, यानी कि 0 से x ये डिस्टेंस पे जितना रिजल्ट देगी, भाई अगर मैं वहां से x यूनिट कम आ जाऊं, यानी कि यहां पे आ जाऊं, दिस पॉइंट विल बी a अपॉन b माइनस एक्स, यानी कि ये डिस्टेंस x है। अगर मैं पीछे से x यूनिट पीछे चला जाऊं तो वापस से मेरे को सेम हाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू a अपॉन 2b, ठीक है। तो अगर मैं एक यूनिट यहां पे आगे जाऊं तो जो रिजल्ट मिलेगा, वहां से एक यूनिट पीछे पे भी सेम रिजल्ट मिलेगा।
सर क्यों है? तो इधर देखो भाई, यहां से अब इसका ग्राफ तो क्वाड्रेटिक का तो पता ही है ना भाई, यहां से अगर मैं 1 यूनिट सामने जाऊं और यहां से अगर मैं 1 यूनिट पीछे आऊं तो दोनों पे रिजल्ट सेम मिलता है, ये पता है कि नहीं पता है? इसीलिए तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला गया है, इसीलिए तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला गया है, जो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। तो वही चीज हो रही है। तो ये वाला जो चीज है ये तुम समझ सकते हो। अब जो दूसरी बात रही कि एफ डैश जीरो का मतलब है जीरो पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एंड एफ डैश ए अपॉन बी यानी कि ये वाला टेंजेंट का स्लोप, ये वाला टेंजेंट का स्लोप। तो देखो ध्यान से, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर ये +1 है तो ये -1 होगा, ये +2 है तो ये -2 होगा। बट अगर तुम कर्वेचर की बात करो तो यहां पे जो कर्वेचर दिख रहा है यहां पे भी सेम कर्वेचर है, इसीलिए एफ डबल डैश जब कर रहे थे जीरो पे एंड एफ डबल डैश जो कर रहे थे ए अपॉन बी पे, दोनों सेम आ रही थी। तो स्लोप तो एक दूसरे की नेगेटिव आ रही है, लेकिन कर्वेचर की बात करो यहां पे अभी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ दैट आई हैव ड्रॉन, ये कनकेव अपवर्ड्स एट x इक्वल्स टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ दैट आई हैव ड्रॉन ये भी कनकेव अपवर्ड्स है। ऐसा नहीं कि डिक्रीज कर रहा है, अब वो तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कर्वेचर की बात हो रही है, कर्वेचर तो कनकेव अपवर्ड्स वाला ही कर्वेचर है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां तक हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली है कि ये 4 प्रॉपर्टीज इस फंक्शन को क्यों एंड कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज अपने फंक्शन को क्यों एंड कैसे सेटिस्फाई करते हैं। बच्चे यहां बोल रहे हैं सर आपने तो लिखा था सिंपल प्रूफ, तो भाई ये सारी चीजें ना सिंपल ही हैं। सिंपल इन द सेंस कि इसमें कोई बहुत हाई लेवल थिंकिंग नहीं चल रही है, ये बेसिक मैथमेटिकल टूल से हो पा रहा है। अगर मैं बात करूं तो हाई लेवल थिंकिंग इवान न्यूटन के इस फैक्ट पे है कि उसने ये फंक्शन पकड़ा है ना। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि इस फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन करती क्या है वो सब पता है, लेकिन ये फंक्शन लिया क्यों गया वो जब हम देखेंगे ना माइंड ब्लोन हो जाएगा। तो जो चीज उनके लिए सिंपल थी हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं भाइयों। ठीक है, एंड मैनो ओके, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द ग्राफ, ये वाला भी हो गया। बस 2 ही पेज भाई, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला भाई। चिल ओम चिल। सेकेंड इनिशियलाइजेशन भाइयों, अब सेकेंड इनिशियलाइजेशन पे आ गए हैं। पहला इनिशियलाइजेशन तो स्मॉल fx था, यानी कि हमारा पहला इनिशियलाइजेशन ये वाला था, fx इक्वल्स टू x टू द पावर n a माइनस bx होल टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये हमारा पहला इनिशियलाइजेशन था। इस इनिशियलाइजेशन पे हम लोगों ने कुछ जो है प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। इवान न्यूटन जी जो हैं उन्होंने दूसरा भी इनिशियलाइज कर दिया, बट जो दूसरा इनिशियलाइज किया है वो इस पे बना हुआ है कि अगर ये मेरा fx है, इफ दिस इज माई fx, देन कैपिटल fx उन्होंने डिफाइन किया कि भाई fx माइनस f डबल डैश x प्लस f 4 बार डैश x माइनस f 6 बार डैश x, ऐसे कर करके f 2n डैश x। भाई 2n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है ना, 2n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है ना, 2n से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर दोगे तब तो 0 हो जाएगा। यानी अगर तुम चाहते थे कि यहां पे भाई सर कुछ ऐसा आ जाए, n+1 कर लो, f ऑफ 2n + 2x, सर इसको चलाते रहो तो ये सारी चीजें 0 होती चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा जो फंक्शन है वो 2n ऑर्डर का है। 2n से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। तो अच्छा, आपको जो बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ में -1 टू द पावर n क्यों किया, देखो ये प्लस माइनस साइन जो है ऑल्टरनेटिव, प्लस fx माइनस f डबल डैश x। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि यहां पे जो है ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसको एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। यहां पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहां 4 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहां पे 6 बार डिफरेंशिएट किया गया। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है 2 × 1 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है ना। तो और ये जो है ये टेक्निकली लिखना तो नहीं चाहिए, बट ये 2 × 0 है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, 0 टाइम्स डिफरेंशिएटेड।
तो जब भी 2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ऑड है तो फिर माइनस साइन आ रहा है, और 2 के साथ जब भी कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि इवन है तब प्लस साइन के साथ खुल रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो 2 इंटू एन, एन अगर ऑड हुआ तो नेगेटिव आएगा, एन अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस आएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो चीज लिखा हुआ है इसमें प्रॉपर्टीज भी तो है। भाई प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर मेरा कैपिटल एफ एक्स इतना है तो कोई बोल रहा है कि कैपिटल एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश, कैपिटल एफ डबल डैश एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स के बराबर। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है? तो एक बार अपन लोग चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सही भी है कि नहीं। तो चेक कैसे करा, यहां देखो कैपिटल एफ एक्स उन्होंने कैसे बोला है, कैपिटल एफ एक्स है एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ 4 बार एक्स, 4 बार डिफरेंशिएशन, माइनस एफ 6 बार एक्स, और ऐसे कर करके -1 टू द पावर एन एफ 2n टाइम्स डिफरेंशिएट करके x। अगर मैं f डबल डैश x निकालूं तो हर एक टर्म जो होगा वो डबल टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाए, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। तो fx को 2 बार डिफरेंशिएट करने से कितना आता है, f डबल डैश x। अब ये जो f डबल डैश x है ना, इसको मैं साइड में करके रखूंगा, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। इस चीज को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस एफ 4 बार डिफरेंशिएट करके x, इसको इधर लिखा तो प्लस एफ 6 बार डिफरेंशिएट करके x। इसके बाजू वाले को अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा -1 n माइनस 1 f 2n x, इस टाइप का हो जाएगा। एंड इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर n f 2n प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद x। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ऐसे करके ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक एफ एक्स बचेगा, प्लस हमारे पास ये वाली चीज भी तो बचने वाली है भाई, ये वाली चीज भी तो बचने वाली है। बट ये एक्चुअली बोल क्या रहा है कि एफ एक्स को 2n प्लस, अच्छा ये 2n प्लस 2 होगा है ना, क्योंकि इसको भी तो 2 बार डिफरेंशिएट करो ना, 2n से 2n प्लस 1 2n प्लस 2 तक जाएगा। तो ये जो फंक्शन है जो कि 2n डिग्री का फंक्शन था, 2n ऑर्डर का फंक्शन था, उसको हम लोगों ने 2n प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया है, यानी ये तो 0 हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास ये वाली चीज आ गई। सो हमने जो नया फंक्शन डिफाइन किया है उसका पहला यूज ये है, या उसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला फंक्शन को जब इसके डबल डिफरेंशिएशन के साथ ऐड कर दो तो हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ये इसका पहला प्रॉपर्टी है, ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। अब अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी को देखें तो यहां पे कुछ लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटिटी, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटिटी इज इक्वल्स टू दिस मच। तो जस्ट चेक कर लो, ये जो है इसको चेक कर लो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे जब इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बार f डबल डैश एक्स साइन एक्स मिला, और एक बार हमें मिल जाएगा f डैश एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस अब जब इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो एक बार एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो f डैश एक्स कॉस एक्स, और एक बार अगर हम लोगों ने कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया तो एफ एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। एंड ये करने के बाद भाई अपने पास ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड अपने पास बचा क्या, यहां से भी एक साइन एक्स है, यहां पे भी एक साइन एक्स है, साइन एक्स को कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन लेने के बाद अपने पास आ जाएगा एफ कैपिटल एफ डबल डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स। ये होने के बाद भाई ये जो चीज लिखी है ये तो हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया कि भाई कैपिटल एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ डबल डैश एक्स ये तो हमारा स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। तो बस ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एफ एक्स, और वही चीज तो लिखा हुआ है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब
एक बहुत ही मजेदार चीज, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो एंड साइन एक्स हम लोग को पता है कंटिन्यूअस होता है, तो एफ एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स, ये कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये वाली चीज आई है, ये भी कंटिन्यूअस होने वाला है क्योंकि कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, multiplying a continuous with another continuous function will give us a continuous function. In fact अगर ये वाली चीज हम लिख पा रहे हैं ना, तो ये वाली चीज लिखने का मतलब है कि अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मार दूं, ठीक है, तो मेरा ऑफ दिस एंटिटी, इस चीज का अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मार दूं, ध्यान सुनो, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इस चीज का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस कैपिटल एफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो इसके प्रॉपर्टी से तो हमें ये दो चीज सीखने को मिला, पहला चीज की ये होता है, दूसरा चीज की ये होता है ना। यहां तक आते आते काफी सारे बच्चे काफी उत्सुक हो गए होंगे कि सर आप इनिशियलाइजेशन ही कराए जा रहे हो, सर आप जो है इन इनिशियलाइजेशंस के बारे में चीजें डिस्कस किए जा रहे हो, प्रूफ कब करेंगे। तो बच्चों यहां पे हमारा इनिशियलाइजेशन एंड प्रॉपर्टीज खत्म होता है, समझ में आया, यहां हमारा इनिशियलाइजेशन और प्रॉपर्टीज सारे खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। अब जो है ये लास्ट पेज जहां पे हम करने वाले हैं प्रूफ, जहां हम करने वाले हैं प्रूफ। तो सर क्या करने वाले हो आप प्रूफ में, तो भाई एक चीज बताओ मेरे को, जीरो से लेके ए अपॉन बी, अच्छा ए अपॉन बी को हम लोगों ने पाई बोला है, क्या आप लोग सबको एफ एक्स का फोटो याद है, क्या आप लोग सब लोगों को एफ एक्स का फोटो याद है, ये हमारा एफ एक्स है, ये व्हाइट वाला, जीरो से लेके ए अपॉन बी तक क्या हमारा एफ एक्स पॉजिटिव था, बिल्कुल था, जीरो से लेके ए अपॉन बी तक हमारा एफ एक्स पॉजिटिव था। क्या जीरो से लेके ए अपॉन बी जिसे हम पाई बोल रहे हैं, जीरो से लेके पाई तक साइन एक्स भी पॉजिटिव होती है, तो आंसर आया यस, हां सर एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो क्या तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि हम लोग जो हैं दो पॉजिटिव एंटिटीज का लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेशन मार रहे हैं, हम दो पॉजिटिव एंटिटीज के मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेशन मार रहे हैं, तो हमारा आंसर तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई, हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। बट सर यहां पे तो लिखा है एंड एन इंटीजर, कि भाई इंटीजर भी होना चाहिए, कि सर इंटीजर भी होना चाहिए। तो यहां देखो भाई, अभी 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 अपन ने सीखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स साइन एक्स है ना, इसके इंटीग्रेशन को अपन लोग, इसके इंटीग्रेशन को अपन लोग, ए भाई यहां पे dx लिखना भूल गया हूं, ठीक है गुनाह हो गया मेरे से, इसके इंटीग्रेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, अच्छा ये क्या है, एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एफ एक्स कॉस एक्स, एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एफ एक्स कॉस एक्स। एक बार बस चेक कर लेने दो, एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स। अच्छा प्लस सी भी है बट फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं इसको जो है, अगर मैं इसको जो है, देखो ए अपॉन बी को मैं पाई बोल रहा हूं क्योंकि वही हमारा इनिशियलाइजेशन था, तो अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन मार रहा हूं तो ये मैटर नहीं करता कि मैं प्लस सी लूं कि नहीं लूं, अगर लेता हूं तब भी कट जाएगा, नहीं लेता हूं तब भी कट जाएगा, और नहीं लेता हूं तो आएगा ही नहीं। अब ये जब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूं तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाली चीज तो जीरो हो जा रही है। सर क्यों, क्योंकि साइन एक्स पाई और जीरो दोनों पे ही जीरो हो जा रहा है, साइन एक्स पाई और जीरो दोनों पे ही जीरो हो जा रहा है। एंड अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो जब मैं पाई डाल रहा हूं तो कॉस पाई माइनस वन इंटू माइनस इज पॉजिटिव, तो एफ पाई दिखेगा है ना, माइनस ऑफ एफ जीरो कॉस जीरो, अच्छा माइनस और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, एफ
0 और cos 0 होता है 1। सर ये कैसे किया? अरे माइनस को पूरा ही बाहर निकाल दो, माइनस को पूरा बाहर निकाल दो, पाई डालो, तो ये हो जाएगा fx इंटू -1 माइनस f0 इंटू cos 0, और -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक तो माइनस माइनस इसको भी प्लस कर देगा, इतना आंसर आएगा। अब मजेदार बात क्या है, कैपिटल f ऑफ पाई प्लस कैपिटल f ऑफ 0, आ जाओ पिछले वाले स्लाइड पे, ये हमारा कैपिटल fx है, ये हमारा क्या है? कैपिटल fx। अब प्रीवियस वाले स्लाइड्स में देखो हम लोगों ने प्रूफ किया है कि कैपिटल f ऑफ 0 भी इंटीजर होता है हमेशा, एंड कैपिटल f ऑफ a अपॉन b, जिसे हम पाई बोल रहे हैं, वो भी इंटीजर होता है हमेशा। चेक कर लो, ये हम लोगों ने प्रूफ करा है। सर कहां प्रूफ करा है इस चीज को? आ जाओ पीछे, ये देखो प्रूफ करा है। इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं f को जितने बार भी डिफरेंशिएट करके 0 डाल रहे हो, इंटीजर ही आएगा, या तो 0 आएगा या तो z आएगा, इंटीजर ही आएगा। और इसमें हम लोगों ने क्या बोला था? f डैश पाई, f डबल डैश पाई, f ट्रिपल डैश पाई, ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर। क्या होंगे? इंटीजर। ठीक है, अच्छा, तो f0 इक्वल्स टू इंटीजर में कैसे बोल रहा हूं? अच्छा ये तो कैपिटल f0 है, ये तो कैपिटल f0 है। अच्छा तो कैपिटल f0 तो स्मॉल f0 से बना है ना? अरे कैपिटल f0 का मतलब क्या होगा? स्मॉल f0 माइनस स्मॉल f डबल डैश 0 माइनस प्लस स्मॉल f टू दी, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट करने के बाद सारे के सारे जो है इंटीजर्स हो रहे हैं, इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीजर आएगा। और हम लोगों ने तो ये वाला भी बोला था ना कि f r a अपॉन b, ये भी इंटीजर होता है, हम लोगों ने तो ये भी प्रूफ किया था। तो यार अगर हम लोग इसके अंदर a अपॉन b डाल रहे हैं तो ये सारे के सारे वापस से इंटीजर्स हो जाएंगे, प्लस माइनस ऑफ इंटीजर्स विल अगेन गिव अस इंटीजर्स। ये दोनों के दोनों इंटीजर हो गए, ये दोनों के दोनों जो हैं ये इंटीजर हो गए हैं। अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं तो दिस प्लस दिस, तो इंटीजर प्लस इंटीजर अनदर इंटीजर आना चाहिए, अनदर इंटीजर आना चाहिए। अब यहीं पे जो है मामला फंस गया। हम लोगों ने अभी तक सारी चीजें सही की हैं, और उन सारी चीजों को सही करने के बाद हमें आया है कि fx इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम 0 से पाई तक कर रहे हैं तो वो मोर देन 0 होना चाहिए, एंड एक इंटीजर भी होना चाहिए, एंड एक इंटीजर भी होना चाहिए। यानी इसका आंसर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, इनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू। सो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू इन नंबरों में से कोई एक नंबर होना चाहिए था। हम लोगों ने सब कुछ सही किया, एंड उसके बाद हम लोग को ये डिडक्शन मिल रहा है। एंड मजेदार बात क्या है कि इस पूरे चीज में n का जिक्र नहीं है, यानी तुम n को कुछ भी रखो, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना ही आना चाहिए, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, इंटीजर पॉजिटिव। अब अगर ये ट्रू है, नेक्स्ट वाला लाइन इस ट्रूथ को भगा देता है कि ना ये ट्रू नहीं हो सकता। तो देखो नेक्स्ट वाला लाइन क्या बोल रहा है। तो क्या तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो? क्या तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर मैं इस फंक्शन के साथ sin x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो sin x जो है वो भी a अपॉन 2b यानी कि पाई अपॉन 2 से सिमेट्रिक है। तो दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में एंड पॉजिटिव भी है, एंड दोनों ही डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव है इस इंटरवल में। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी उसी को फॉलो करेगा, यानी ग्राफ कुछ इस किस्म की आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एंड अब तुम समझने की कोशिश करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ग्राफ बनी है वो अभी भी a अपॉन 2b पे मैक्सिमम दे रही होगी, और ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल कौन सा वैल्यू देगा? ये इंटीग्रल जो है वो तो ये वाला वैल्यू देने वाला है, ये एरिया अंडर कर्व देने वाला है ना। अरे लेफ्ट टू राइट एक पॉजिटिव फंक्शन का अगर तुम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हो तो एरिया अंडर कर्व देगा। एंड हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भाई ये जितना भी आंसर देगा वो इस नंबर से कम होना चाहिए।
वो इस नंबर से कम होना चाहिए। सर ये वाला नंबर क्या दिखाता है? तो ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ये है, देखो ये a/2b था, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ a/2b हो जाएगा ना। अरे भाई a/2b पे ये फंक्शन है ना y इक्वल्स टू fx, तो a/2b पे आंसर कितना आ रहा है? स्मॉल f ऑफ a/2b आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब f ऑफ a/2b इक्वल्स टू y, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो चीज है ये बोल रहा है कि सर ये वाला एरिया, ये रेड वाला एरिया, ध्यान से देखो। सर आपको कैसे पता? अरे भाई पाई इनटू एफ ऑफ a/2b, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि तुम n का वैल्यू कुछ भी ले लो, तुम n का वैल्यू कुछ भी ले लो, येलो एरिया रेड एरिया से कम आने वाला है। आ गया? येलो एरिया रेड एरिया से जो है कम आने वाला है, एंड रेड एरिया को हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो रेड एरिया है इसको आराम से कैलकुलेट कैसे करेंगे? पाई का पाई लिखेंगे इंटू एफ ऑफ a/2b। इफ यू रिमेंबर आवर fx was x to the power n a minus bx to the power n upon n factorial। ये हमारा स्मॉल fx था, ये हमारा स्मॉल fx था। सो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू एफ ऑफ a/2b, सो a/2b टू द पावर n a माइनस बी टाइम्स x के जगह a/2b होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। यानी अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये इस चीज का आंसर आ जाएगा a माइनस a/2 यानी कि a/2 है ना। और चलो यहां पे थोड़ा सा कर लेते हैं, पाई का पाई रहा। अच्छा देखो a/b को मैं पाई बोल सकता हूं, तो ये पाई/2 होल टू द पावर n है। यहां पे मेरे पास क्या आ गया? यहां पे मेरे पास आ गया है a/2 होल टू द पावर n, और नीचे में हमारे पास क्या है? n फैक्टोरियल। यानी टेक्निकली हमारे पास आ गया पाई इंटू पाई a/4 टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। इतना आ गया, इतना आ गया। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका आंसर उससे कम होना चाहिए फॉर एवरी n, फॉर एवरी n। एंड सेकेंड क्लैश क्या हो गया? इसने बोला कि भाई इंटीजर भी होगा। क्या होगा? इंटीजर भी होगा। तो अब अप्रिशिएट करो इवान निवन के जीनियस को कि उन्होंने यहां पे n फैक्टोरियल किस लिए डाला था? उन्होंने यहां पे n फैक्टोरियल इसलिए डाला था कि भाई ये वाली जो चीज है, अगर इसमें मैं n को इनफाइनाइट के तरफ ले जाऊं, अगर मैं n को इनफाइनाइट के तरफ ले जाऊं, तो इसका लिमिटिंग सम मैं जीरो, इसका लिमिटिंग वैल्यू मैं जीरो के तरफ ले जाऊंगा। ये था इवन निवन की जीनियस। उसने बोला कि भाई अगर मैं n में बहुत सफिशिएंटली लार्ज नंबर डाल दूं, तो भाई ये रेड पोर्शन का एरिया ही जीरो की तरफ चला जाएगा, इट विल टेंड टुवर्ड्स जीरो। अगर यही चीज जीरो के तरफ चली जा रही है, अगर यही चीज जीरो के तरफ चली जा रही है, तो वो वाली चीज तो कम थी इससे, रेड वाले से, तो वो भी जीरो की तरफ जाएगी। अब पहली बात तो ये जीरो की तरफ क्यों जाएगा? ये यहां पे क्या ऐसा चीज लिखा है कि जीरो की तरफ जाना चाहिए? तो तुम खुद सोचो। उन्होंने बोला था कि पाई जो होगा वो सम फाइनाइट वैल्यू के लिए a और b होना चाहिए, a/b होना चाहिए। सो फॉर सम फाइनाइट a एंड b, फाइनाइट इंटीजर्स, तो मान के चलो कि a का वैल्यू 500 आ रहा है। कितना आ रहा है? 500। एग्जाम्पल ले रहा हूं,
एग्जाम्पल तुम 500 क्या, तुम 5001 ले लो, तुम जो मन में आ रहा है ले लो। तो ये क्या चीज लिखा है कि 5001 इंटू पाई अपॉन 4, तो पाई तो लगभग लगभग 3.14 के आसपास आता है, दैट डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 0.75 के आसपास आएगा, दैट इंटू 5001। ये एक फाइनाइट एंटिटी है, ये कैसी एंटिटी है, फाइनाइट एंटिटी है। तो ध्यान से अगर तुम देखो, पाई इंटू ये वाली चीज तुम मान के चलो कि कुछ 3000 तक जा रहा था, मान के चलो 3000 तक जा रहा है, 3000 टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल व्हेन n इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो क्या हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये 3000 इनफाइनाइट टाइम्स रहेगा, नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके एक बार 3000 आएगा, फिर 3001 3002 3003 3004 3005 करके वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा, ये वाली जो चीज है ऐड करते हैं और कुछ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई इंटू, तुम खुद सोचो 3000, अबे 3000 छोड़ दो, कुछ भी नंबर रख लो यहाँ पे, कोई भी फाइनाइट नंबर रखो यहाँ पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई 3000 बाई 1 3000 बाई 2 3000 बाई 3, ऐसे कर करके एक पॉइंट पे 3000 बाई 3000 आएगा, फिर 3000 बाई 3001 3000 बाई 3002, ऐसे कर करके जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सारे के सारे फाइनाइट नंबर्स हैं, समझ में आ रहा है। बट जब तुम n को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दोगे तो एक बार 3000 बाई 10,000 करोड़ भी आएगा, इतना भी तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला नंबर तो टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा। तो सम फाइनाइट एंटिटीज इनटू अ नंबर विच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, इसका लिमिटिंग वैल्यू तो हमें पता है, लिमिट तो इसका जीरो हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं n को सफिशिएंटली लार्ज कर दूं, अगर n को मैंने सफिशिएंटली लार्ज कर दिया तो इस इंटीग्रल का आंसर 1 से भी कम कर सकता हूं मैं। बट ये तो काफी चौड़ में ये बोल रहा था कि भाई मेरा आंसर पॉजिटिव भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, इर्रेस्पेक्टिव कि तुम n में क्या लो। n में तुम 2 लो, 3 लो, 4 लो, 500 लो, तुम्हारे IQ को ले लो, नहीं नेगेटिव नहीं डाल सकते, कुछ भी ले लो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो बोल रहा था n में कुछ भी रखो, मैं तो आंसर पॉजिटिव दूंगा और इंटीजर दूंगा। जबकि हमारा दूसरा स्टेटमेंट इस चीज को अनट्रू बोल दे रहा है, बोल रहा है ना अगर मैंने n को सफिशिएंटली लार्ज कर दिया तो तू इंटीजर आंसर छोड़, तू 1 से भी कम हो जाएगा। समझ में आया। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन दैट वाज देयर। सो इवान निवन ने इतना ब्यूटीफुल सा फंक्शन रचा, उस फंक्शन से नए फंक्शंस क्रिएट किए, इतने सारे प्रॉपर्टीज इसलिए दिए ताकि एक तरफ तो ये आए, दूसरे तरफ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। सो वी विल से देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई f(x) into sin x dx can become even less than 1 if we choose n to be sufficiently large, to be sufficiently large, which contradicts the fact that integration from 0 to pi f(x) into sin x dx will be equals to a positive integer. Hence we can say that hence our initial assumption was
wrong, which conclusively proves that pi is an irrational number. So which conclusively proves that pi is an irrational number. काफी मजेदार, काफी मजेदार. एक बार अगर हम लोग रिकैप कर लें, एक बार अगर हम लोगों ने रिकैप कर लिया कि क्या क्या चीज आज किया, तो भाई सबसे पहले तो हम लोगों ने अजम्पशन लिया कि लेट पाई बी रैशनल. अगर रैशनल है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्मेट में लिख सकता है. फिर हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उस फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, इस फंक्शन को यूज करके हम लोगों ने एक नया फंक्शन डिराइव करा, उस फंक्शन के दो चार प्रॉपर्टीज पढ़े, एंड फिर फाइनली है ना द नेल इन द कॉफिन, एक स्टेटमेंट मारा जो कि हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट से ट्रू निकल के आ रहा है बट फंडामेंटली रॉन्ग है. तो अगर हमारा अजम्पशन सही है तो उसके नीचे के हर एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए. समझ में आया? अगर नीचे का कोई भी स्टेटमेंट गलत हो गया तो दैट मीन्स कि हमारा अजम्पशन सही नहीं रहा होगा. ठीक है? सो आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो. काफी लंबा चला गया ये वीडियो, आई नो, है ना, बट आई होप यू कैन अप्रिशिएट. जब पहली बार मैंने ये वाला प्रूफ पढ़ा था भाई इवान नेवन, आई वाज सो फ्लैबरगास्टेड. इतना ज्यादा मैं एंजॉय किया, मुझे तो बहुत टाइम लगा क्योंकि उन्होंने जो प्रूफ लिखा है ना, अगर तुम लोग नेट पे खोजना चाहते हो, अ सिंपल प्रूफ दैट पाई इज इरेशनल, है ना, 1947 का पेपर है बाय इवान नेवन. अगर तुम वो पेपर देखते हो तो तुम देखोगे कि उन्होंने ये सारे प्रॉपर्टीज कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया. उन्होंने बोला भाई ये तो मतलब बहुत ईजी है, तो पता ही होगा सबको. एंड उन्होंने 4-5-6 लाइन में उन्होंने लिख दिया कि भाई ये होता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, खत्म. एक पेज का प्रूफ है उनका. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे को तो पेन पेपर लेके बैठ बैठ के एक एक लाइन पूरा डिराइव करना पड़ा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है. समझ में आया कि नहीं आया? बट व्हेन आई फाउंड आउट कि क्या बोल रहा है, इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग. ठीक है? तो आज के बाद तुम अपने दोस्तों को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि पाई इज इरेशनल, तुम उन्हें प्रूव करके भी दिखा सकते हो कि भाइयों और बहनों सुनो, इधर आओ, आज हम पाई को इरेशनल फाइनली प्रूव कर देते हैं. ठीक है? थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो.